हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। हमारे देश में ऐसा कौन सा स्टेट है, केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश, ऐसा कौन सा स्टेट है इन चारों में से जहाँ की हर घर के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाया जाता है और उनका यूज करके बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता है। तो नारियल सबसे ज्यादा केरल में ही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर केरल होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिनमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? हमारे ऑप्शंस है इंडियन रॉबिन, सनबर्ड, टेलर बर्ड, वीवर बर्ड। इन चारों में से हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी बर्ड है जिनके जो नर पक्षी पक्षी होते हैं वो बहुत सारे घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी को जो घोंसला अच्छा लगता है उनमें वो अपने अंडे देती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वीवर बर्ड। वीवर बर्ड एक ऐसी बर्ड है जिनके नर पक्षी बहुत सारे घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी को जो भी घोंसला पसंद आता है वो उसमें जाकर अंडे देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है अनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से या मियादी बुखार से। तो एक कोई व्यक्ति है जिन्हें या तो अनीमिया है, या तो बुखार है, या तो मलेरिया है, या तो मियादी बुखार है, हमें नहीं पता उन्हें क्या है। लेकिन डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा है कि उन्हें पत्तेदार दवाइयों के साथ साथ पत्तेदार सब्जी, गुड़ और आंवला खाना है। तो हमें ये बताना है कि वो व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, इंसान के शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो जब किसी भी इंसान के शरीर में खून की कमी होती है तभी डॉक्टर्स उन्हें पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहते हैं, गुड़ खाने के लिए कहते हैं, आंवला खाने के लिए कहते हैं और पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनीमिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय हुज मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर। आपको पता है कांसा एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है। तो इनमें से कौन कौन सा ऐसा धातु है जिससे मिलकर कांसा बना हुआ है? सीसा और टिन, तांबा और टिन, तांबा और जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और टिन। तो इसका राइट आंसर है कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन इन दो धातुओं से मिलकर क्या बना है? ब्रॉन्ज बना है। कॉपर एंड जिंक मिलकर क्या बनता है? ब्रास बनता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिससे कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो 2000, 2001, 2002, 2004, इनमें से किस वर्ष गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की जान चली गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2001। 2001 में भुज में भयानक भूकंप आया था जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। इसमें हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है हमारे देश की राजधानी का नाम नहीं लिखा है, बस लिखा है हमारे देश की राजधानी। तो सबको पता है हमारे देश की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। हम दिल्ली लिख लेते हैं। दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमशः स्थित है। तो हमें पहले ये बताना है कि दिल्ली से
सपोज दिल्ली यहाँ है तो दिल्ली के ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश है, और दिल्ली के नीचे क्या है, मध्य प्रदेश है। तो हमें ये बताना है कि दिल्ली से हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये हम मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश और ये हम मान लेते हैं मध्य प्रदेश, किस डायरेक्शन में है। अगर हम सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो मैप हमें याद होना चाहिए। मैप से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो हमें ये बताना है कि दिल्ली से हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से मध्य प्रदेश किस डायरेक्शन में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, ऊपर है, और मध्य प्रदेश कहाँ है, नीचे। तो डायरेक्शंस हम कैसे देखते हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ऊपर वाले को उत्तर, उत्तर को हम नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण, दक्षिण को हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं। तो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। हमें ये बताना है, चिराव एक नृत्य है, डांस फॉर्म है, ये किस स्टेट में किया जाता है, आसाम, मिजोरम, उड़ीसा और झारखंड। हमें ये बताना है चिराव, कहाँ के लोग चिराव डांस करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि असम का फेमस डांस क्या है, बिहू। उड़ीसा का फेमस डांस, उड़ीसी। झारखंड का फेमस डांस, घूमर। और चिराव कहाँ का फेमस डांस है, मिजोरम का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम। सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। करिकुलम ऑफ ईवीएस हैज बीन डिजाइन, जो भी हमारा ईवीएस है, हमारे सिलेबस में ईवीएस है, तो वो किस कैसे डिजाइन किया गया है, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग, या टॉपिक एंड सिलेबस बोथ। तो जो भी हमारा ईवीएस है इसे थीम के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इसमें 6 थीम्स दी गई हैं, 6 थीम्स दी गई हैं। 6 थीम्स के नाम क्या क्या हैं, फैमिली, फैमिली एंड फ्रेंड्स हो जाएंगे ये फर्स्ट। इसके अलावा सेकंड, फूड, थर्ड, शेल्टर, शेल्टर, फोर्थ है हमारा वाटर, फिफ्थ है ट्रेवल, एंड सिक्स्थ है हमारा, सिक्स्थ में यहाँ लिख दे रही हूँ, सिक्स्थ है थिंग्स वी मेक एंड डू। जो भी हमारा ईवीएस का सिलेबस है वो इस 6 थीम्स के अकॉर्डिंग डिजाइन की गई हैं। 6 थीम्स दिए गए हैं ईवीएस में, और इसी थीम्स के अकॉर्डिंग हमारे ईवीएस के सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो ना ही इसमें कोई टॉपिक्स है, ना ही इसमें सिलेबस है, ना ही इसमें टॉपिक एंड सिलेबस दोनों है। इसको किसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, थीम के अकॉर्डिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, थीम। चलिए चलते हैं, ये 6 थीम्स आपको याद करने हैं, ये 6 थीम से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 कक्षा तीसरी से 5वीं तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है, इंटीग्रेट करता है। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ईवीएस अपने अंदर समावेशित करता है, यानी कि इंटीग्रेट करता है। साइंस एंड सोशल साइंस, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो अगर आपको पता होगा तो लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के अलग बुक्स होते हैं क्लास 3rd to 5th में। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के अलग बुक होते हैं, तो इसलिए ये आंसर भी गलत हो गया।
ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो सी हो सकता है, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ईवीएस किसको किसको इंटीग्रेट करता है अपने अंदर? साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन को। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ईवीएस अपने अंदर किन किन सब्जेक्ट्स को समावेशित करता है, किन किन सब्जेक्ट्स को मिला के ईवीएस बनता है? साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। ये सिर्फ कक्षा 3 से 5 तक के लिए ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? मैंने 2 साल के प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चंस पुट अप किया है और दोनों साल में ये एक क्वेश्चन कॉमन है। भले ही क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज किए गए हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें भी यही कह रहा है, फैमिली एंड फ्रेंड इन ईवीएस करिकुलम इज। क्या है फैमिली एंड फ्रेंड? मैंने बताया ना ईवीएस में 6 थीम्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स दैट वी मेक एंड डू। तो क्या है फैमिली और फ्रेंड्स? थीम है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 to 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें, ढालू और फर्श और दीवार लकड़ी की बनी होती हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, केरल, जहाँ के घर बांस पे बनाई जाती हैं? बांस कितने मीटर का होता है? 3 to 3.5 मीटर का होता है। इतने ऊंचे पे घर बनाए जाती हैं और जो उनके छत होते हैं वो ढाल में होते हैं, जैसे कि ऐसे स्लोप टाइप में होते हैं इनके छत। तो ऐसा उसी जगह पे होता है जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश होती है तो घर में हमारे पानी ना आ जाए, इसलिए ऊंचे पे घर बनाया जाता है। बांस का पिलर लगा के उसके बाद घर बनाया जाता है, बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। और छत कैसी होती है? ढलाऊ होती है, ऐसे होती है, कोनिकल शेप में होती है, ताकि पानी उस पर रुक ना पाए, गिर जाए। तो बहुत ज्यादा बारिश कहाँ होती है? हम अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं थोड़ा सा। आसाम में। आसाम में ऐसे घर बनते हैं जो बांस के खंभों पर टिके हुए होते हैं और उनके छत कैसे होते हैं? कॉनिकल शेप में होते हैं, ढलाऊ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज के भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? मैंने कहा ना, सीटेट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन पहले भी आया था, बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है? ईयर पूछा गया है कि किस ईयर में भुज में भूकंप आया था। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भुज किस राज्य में स्थित है। तो ये हम सबको पता है, भुज कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमारे देश में राज्यों की संख्या है। सीटेट में इतने इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा, सीटेट में हमें क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। हम इतना क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर का पता लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी पेपर में जाने से पहले क्वेश्चन पेपर में बैठने पर हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना होता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। यह क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा जगह है जिसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं।
हमेशा बर्फ से ढका होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि रेगिस्तान हम किसे कहते हैं, लेह एंड लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, और ये बर्फ से ढका भी होता है हमेशा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेह एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर भी बर्फ से ढका होता है, लेकिन हम इसे ठंडा रेगिस्तान नहीं कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेह एंड लद्दाख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी से है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मीन्स कि सही है। इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड। जब भी हम ईवीएस पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे भी हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज बुकिस। ऐसा नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट बुकिस नहीं हो, चाहे जो बुक में लिखा है हम बस वही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें उसके अलावा और भी चीजें टीएलएम जैसे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करने होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल होते हैं। इट इन्वॉल्व्स टीचर एज इंस्ट्रक्टर। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है, ना कि एक इंस्ट्रक्ट सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने वाला होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इट फोकस रिट्रीवल प्रैक्टिसेस, यह पुनः प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ईवीएस में हमें हमेशा क्या करना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। किसी भी सब्जेक्ट में हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारी क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ए, बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। बी, बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए। अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिए। प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है ईवीएस को पढ़ाना। तो क्यों चैलेंजिंग होता है, इसमें ये पूछा है। फॉर इनकलकेटिंग क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि बच्चे कैसे हमारी क्लासरूम में इनिशिएटिव ले सके, कुछ भी अगर उन्हें नहीं आता तो वो पूछ सके, कुछ भी क्रिएटिव कर सके। तो ये चैलेंजिंग होता है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि बच्चे क्रिएटिव तरीके से सोच सके और हमारे क्लास में वो इनिशिएटिव ले सके, पहल कर सके अपनी बातों को रखने के लिए। रोड लर्निंग होती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ हमें डिस्क्राइब नहीं करना है। फॉर यूजिंग ईवीएस टेक्स्ट बुक सोल सोर्सेज, सिर्फ टेक्स्ट बुक को हम एक सोल रिसोर्स नहीं बना सकते हैं, टेक्स्ट बुक के अलावा भी हमें और सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं क्लास में। तो चैलेंजिंग क्यों होता है ईवीएस पढ़ाना, क्योंकि क्रिएटिव, हमें ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चे क्रिएटिव तरीके से सोच सकें। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। जैसे कि इसमें फिर से थीम पूछा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो जैसा मैंने बताया, ईवीएस में 6 थीम्स होती हैं, तो हमें इसमें से बताना है परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संचरण, हमारा स्वभाव। इन चारों में से ईवीएस का थीम कौन सा है। तो जैसा कि हमें पता है कि फैमिली एंड फ्रेंड क्या है, ईवीएस का थीम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि। इशू ऑफ थीम प्लांट्स कैन बी मीनिंगफुल फॉर द स्टूडेंट्स इफ। कोई भी हम टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो बच्चों के लिए मीनिंगफुल कब होंगे, जब बच्चे उस पर खुद से रिसर्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तब। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। अगर हम बच्चों को सिर्फ एक वर्कशीट दे दिए
तो वो अपने से खुद से उस पे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाएंगे, उनके पास वर्कशीट है, वो उसको देख के और जितना उनको समझ में आएगा वो समझ लेंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग करें। डाइवर्जेंट मीन्स एक प्रॉब्लम अगर हम उनके सामने रखते हैं या फिर एक कोई भी टॉपिक रखते हैं तो वो उनके बारे में अलग अलग तरीके से सोच सके। तो ऐसे ही अगर प्लांट्स थीम हमें दिया गया है, प्लांट्स हमें पढ़ाना है, तो उससे हम बच्चों को कैसे ऐसा क्या करेंगे, मतलब ऐसा क्या प्रोवाइड करेंगे या फिर ऐसा क्या उनको करने के लिए कहेंगे कि उनकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो सके। तो फील्ड ट्रिप क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। फील्ड ट्रिप आर कंडक्टेड अराउंड द इशू। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा ये होगा। कभी भी हम जब बच्चों को फील्ड ट्रिप करवाएंगे तो मीन्स कि हम क्षेत्र भ्रमण करवाएंगे, उनको ले जाएंगे प्लांट्स के पास कि वो प्लांट्स को देखें, कौन से प्लांट्स कैसे हैं, किसके पत्ते कैसे हैं, तो वो ज़्यादा उसको बारीकी से समझ पाएंगे, ज़्यादा बारीकी से उसके बारे में सोच पाएंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? Beside EVS textbook, which of the following may be highly useful resources for EVS learning? इसमें हमें ये बताना है कि बच्चों के लिए बुक के अलावा ऐसा और कौन कौन सी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करें जो कि उनको ईवीएस लर्निंग को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो न्यूज़पेपर, बच्चों को हमें प्रेरित करना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण, हमें बच्चों से सर्वेक्षण करवाना चाहिए। सपोज हम अगर प्लांट्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें बच्चों को ट्रिप पे ले जाना चाहिए या फिर वहाँ पार्क्स वगैरह में ले जाने चाहिए जहाँ बच्चे प्लांट्स के अच्छे से देख सके, उनके अलग अलग तरह टाइप्स जान सके, किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, उनके पत्तों के बारे में क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें जान सके। ट्विटर, ट्विटर ये ऑप्शन गलत होगा। हम बच्चों को ट्विटर यूज करने के लिए नहीं कह सकते हैं ईवीएस जानने के लिए। कम्युनिटी मेंबर्स, समुदाय के सदस्य भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं बच्चों की ईवीएस के जानकारी में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ये तीनों आंसर सही है, यानी कि ए बी एंड डी। ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें यह पूछा है कि शिक्षक की डायरी में, शिक्षक अपनी डायरी में जो भी नोट करता है तो वो किस चीज में हेल्प करता है? ए ऑप्शन है अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बी सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, सी बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, एंड डी स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए शिक्षक काम नहीं करता है, स्कूल में जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसके लिए एक अलग इंसान रखा जाता है। बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए, फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस फॉर द चाइल्ड्स लर्निंग, हमें जो क्लास टीचर होते हैं, इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि क्लास टीचर, इसमें सिर्फ टीचर लिखा है। जो क्लास टीचर होते हैं वो बच्चों के एविडेंस रखते हैं, जो भी हमारा क्लास है हम उसके एविडेंसेस रखते हैं, इसमें सिर्फ टीचर लिखा गया है। तो अगर क्लास टीचर होता तो ये आंसर सही होता, लेकिन ये आंसर भी गलत है। अभी बच्चे सीखने के लिए प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए, प्रगति रिपोर्ट भी क्लास टीचर्स ही बनाते हैं, इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि एक क्लास टीचर अपनी डायरी में क्या लिखेगा। और प्रगति रिपोर्ट बनाना है हमें, तो हमें अपनी डायरी में लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग से हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। फॉर रिव्यूइंग एंड मॉडिफाइंग द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि अगर मैं ही आपसे क्लास में पूछूं कि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, तो आप जो भी पूछेंगे मैं उसको डायरी में नोट करके लेके जाऊंगी, और आगे मैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं उस पर स्ट्रेटजीज बनाऊंगी कि क्यों आपको समझ नहीं आ रहा, आखिर कहाँ गलती हो रही है।
तो ये सारी चीज़ों के लिए टीचर अपनी डायरी में नोट करता है और फिर अपने स्ट्रेटजीज को सुधारता है, अपने टीचिंग मेथड्स को सुधारता है कि कहाँ हम मुझसे गलती हो रही है। तो इसलिए टीचर अपनी डायरी में वो चीज़ें नोट करता है। तो हमारा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।